हेलो स्टूडेंट्स, पिछले के वीडियो क्लास में मैंने दंड के कुछ सिद्धांतों की चर्चा की थी। निवर्तनवादी मैंने पूरा पढ़ा दिया था और सुधारवादी के कुछ पार्ट्स बाकी थे जिसको मैं आज बतला रही हूँ। उसके बाद है क्षमादान। क्षमादान एक प्रकार का सुधारवादी सिद्धांत है और ये जो सिद्धांत है उपयुक्त दोनों सिद्धांत यानी अपराध समाज विज्ञान और अपराध मानव विज्ञान दोनों दोषपूर्ण है। इसीलिए दोषपूर्ण है कहने का मतलब कि यह भी सही सिद्धांत नहीं है। इसलिए गांधी जी और जयप्रकाश नारायण जैसे सुधारवादियों ने क्षमा याचना और हृदय परिवर्तन को दंड की अपेक्षा ज़्यादा उपयुक्त माना। क्षमा करना एक प्रकार का दंड है क्योंकि इससे अपराधी के मन में पश्चाताप उत्पन्न होता है, फलतः वह मानसिक कष्ट से पीड़ित होता है और जिसके बाद वह अपराध नहीं करता है यानी अपराध से मुंह मोड़ लेता है। लेकिन ये इसकी भी आलोचना की गई है। यद्यपि यह सिद्धांत बहुत अच्छा है और सही, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति को यदि हर व्यक्ति अर्थात हर अपराधी को क्षमादान दे दिया जाए तो वह फिर अपराध नहीं करेगा। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने अपराध से अगर उन्हें क्षमादान किया जाए तो पश्चाताप की अग्नि में जल के अपना हृदय परिवर्तन कर लेते हैं। यह बात सही है, लेकिन कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जिन्हें अपराध करने की जब आदत पड़ जाती है तो वह क्षमादान उनके लिए कुछ समय के लिए उपयुक्त होता है। जैसे कहने मतलब क्षणभंगुर होता है, कुछ दिन, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर तक वो पश्चाताप वो करता है, लेकिन फिर वो अपराध करने लगता है क्योंकि उसे अपराध करने की आदत बन जाती है। अतः क्षमादान भी सुधार का जो तरीका है बहुत उपयुक्त नहीं है। अब आ जाइए मनोविश्लेषण विज्ञान। फ्रायड एक मनोवैज्ञानिक थे और उनके अनुयायियों का मानना है कि अपराध जो है सो दबी हुई इच्छाओं या मनोरोगियों असफल यौनवृत्तियों के कारण उत्पन्न होता है। अर्थात कहने का मतलब है कि जब मनुष्य में कुछ इच्छाएं, जो मनुष्य अपनी इच्छाओं को दबा लेता है, जैसे वो चाहता है वो नहीं कर पाता है, तो वो जो उसके हृदय में इच्छाएं जो है सो दमित हो जाती हैं, दब जाती हैं। मनोग्रंथियाँ यानी मतलब कुछ ऐसा होता है जैसे किसी का कोई शरीर अंग भंग होता है तो उसमें कुंठाएं जन्म लेती हैं। और असफल यौनवृत्ति यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जो सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं वो असफल होते हैं, तो इसके कारण मनुष्य उत्पन्न काम देश की वजह से काम माने सेक्सुअल रिलेशनशिप और द्वेष माने ईर्ष्या की वजह से मनुष्य अपराध करता है। तो ऐसे अपराध के लिए औषधि और शिक्षा की ज़रूरत होती है, यानी शिक्षा के द्वारा उस व्यक्ति में सुधार किया जा सकता है या फिर दवा देके उसको सुधारा जा सकता है। लेकिन यह बात सही है कि जब मनुष्य की दबी हुई मनोवृत्ति के कारण, दबी हुई ग्रंथियों के कारण जब मनुष्य अपराध करता है तो उसके लिए औषधि या पागल खाने की ज़रूरत है। और कुछ दोष जो हैं सो शारीरिक, कुछ अपराध शारीरिक दोष के कारण होते हैं, तो इस प्रकार का अपराध भी औषधि यानी दवा के द्वारा ठीक हो जाता है। कुछ अपराध अस्थायी आवेश यानी कभी कभी मनुष्य इतना गुस्सा हो जाता है कि वो कुछ अपराध कर बैठता है, लेकिन बाद में वो सुधार कर लेता है, तो उसको मनोविश्लेषण तरीके से सुधारा जा सकता है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे हैं जो ना मनोग्रंथि के दबी मनोग्रंथि के कारण, ना कुंठाएं के कारण, बल्कि जानबूझकर किया जाता है। और ऐसे अपराध के लिए ये वास्तविक अपराधी होते हैं और इस तरह के अपराध के लिए दंड आवश्यक है। ये ऐसे अपराधी बिना दंड के ठीक नहीं हो सकते हैं। अब तीसरा सिद्धांत है प्रतिकारवादी सिद्धांत। प्रतिकारवादी सिद्धांत कहने का मतलब है कि प्रतिकार यानी बदला लेने के लिए मनुष्य में को दंड दिया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार
व्यक्ति जिस अनुपात में अपराध करता है उसे उसी अनुपात में दंड दिया जाता है। अर्थात जो ज़्यादा भयंकर अपराध करते हैं उसके लिए उसको भयंकर दंड दिया जाता है, जो छोटे मोटे अपराध करते हैं तो उन्हें छोटी मोटी दंड दी जाती है। प्रतिकार का अर्थ होता है बदला, और अपराध के बदले दंड मिलना आवश्यक है। समाज में नैतिक व्यवस्था होना जरूरी है जिसका आधार नैतिक नियम है। अपराध करने का मतलब है कि नैतिक नियम का उल्लंघन करना, जिसके कारण समाज में नैतिक रूप से अव्यवस्था हो जाती है। जब तक अपराधी को दंड नहीं मिलता तब तक समाज में नैतिक व्यवस्था रहती है, और जब तक इसलिए अपराध करने के लिए, दंड देने के लिए अपराधी को व्यक्ति और समाज अगर नहीं दिया जाए तो वह व्यक्ति और समाज दोनों के लिए घातक होता है। ओल्ड टेस्टामेंट में कहा गया है कि आँख के लिए आँख और दांत के लिए दांत। अर्थात करने का मतलब है यदि कोई तुम्हारा आँख फोड़ देता है तो तुम भी उसकी आँख फोड़ दो, यदि कोई तुम्हारा दांत तोड़ देता है तो तुम भी उसकी दांत तोड़ दो। कहने का मतलब है कि अपराधी को सजा अवश्य मिलनी चाहिए। अरस्तु ने दंड को ऋणात्मक पुरस्कार माना है। ऋणात्मक पुरस्कार कहने का मतलब है कि जो मनुष्य जानबूझकर नैतिक नियम को भंग करता है वह ऋणात्मक पुरस्कार का अधिकारी होता है। दंड अपराधी का अधिकार है और इसलिए उसे मिलना चाहिए। समाज जो उसे दंड देता है अगर नहीं देगा तो उसके अधिकार से वो वंचित हो जाएगा। अतः अपराधी को दंड मिलना आवश्यक है। दंड इसलिए मिलना चाहिए कि अपराधी ने अपराध किया है, इसलिए नहीं कि उसके या अन्य के हित के लिए। तो हीगल ने भी दंड को अपराधी का अधिकार और पारितोषिक यानी इनाम माना है। कहने का मतलब है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। इस प्रकार के सिद्धांत अरस्तु, कांट, हीगल ने दंड को ऋणात्मक पुरस्कार के रूप में माना है। प्रतिकारवादी सिद्धांत का दो रूप है, कठोर और मृदु। कठोर सिद्धांत के अनुसार दंड अपराध के स्वरूप के अनुसार मिलना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। गंभीर अपराध के लिए कठोर दंड और हल्के अपराध के लिए हल्के दंड। इस सिद्धांत में अपराध की परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दिया गया है, बल्कि मात्र कर्मों को आधार मानकर दंड की व्यवस्था की गई है। परंतु मृदु सिद्धांत के अनुसार दंड देने के समय गंभीर और हल्के अपराध करने की परिस्थितियों का भी ध्यान रखा गया है, जैसे अपराधी की उम्र, अपराध करने की उत्तेजक प्रवृत्तियाँ इत्यादि। ऐसे होने से मनुष्य का दंड यानी कठोर के बलगे कुछ कम हो जाता है। इसलिए इस सिद्धांत को शांत मंत्र भी कहा गया है। तो कहने का मतलब है कि जैसे कोई एक रोटी चोरी करता है तो उतना दंड नहीं देना चाहिए जैसे कि कोई एक व्यक्ति दूसरे को मार देता है। तो इसलिए इसमें दंड देने की जो परिस्थिति है और जो ये है वो स्थिति है उसको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन जो कठोरतावादी जो आँख के बदले आँख और दांत के बदले दाल कहते हैं, यह कठोरतावादी सिद्धांत है। इसकी भी आलोचना की गई है। प्रतिकारवादी सिद्धांत का कठोर रूप संगत नहीं है, और क्योंकि आँख के बदला आँख और दांत के बदला दांत जो है सो हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। अतः दंड देने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। हाँ, जहाँ तक मृदु रूप का प्रश्न है कि समाज के अपराध की परिस्थितियों क्या रही, अपराध करने की ऊपर ध्यान देना, तो यह थोड़ा सही है। अपराध करने की मात्र एक परिस्थिति नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति या कोई बालक चोरी करता है तो हो सकता है कि उसका कारण गरीबी नहीं हो, लेकिन गरीबी के साथ साथ अन्य परिस्थितियाँ भी उसे चोर बनाने के लिए मजबूर करती है, जैसे गाली गलौज के वातावरण में पलना, गलत लोगों से दोस्ती होना इत्यादि।
अतः इन सब परिस्थितियों को जानना असंभव है कि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो किन परिस्थितियों के कारण करता है। प्रतिकारवादी सिद्धांत समान अनुपात में दंड देने को उचित मानता है, लेकिन दंड कोई गणित या मैथ नहीं है, यह न्याय है। यह आवश्यक नहीं है कि एक अपराध जिस अनुपात में किया गया हो उसे उसी अनुपात में दंड मिले, अतः यह सिद्धांत सही नहीं है। फिर भी प्रतिकारवादी सिद्धांत में शांत मत यानी मृदु जो रूप है वो तर्कसंगत और मान्य सिद्धांत है। दंड का मूल उद्देश्य अपराध समाज को अपराध मुक्त करना है और व्यक्ति में सुधार लाना है। प्रतिकारवादी सिद्धांत में ये दोनों बातें निहित हैं। अतः प्रतिकारवादी सिद्धांत जो है सो समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाता है। यह सच है कि अपराधी के मन में दंड द्वारा पश्चाताप की भावना नहीं जगती, जैसा कि सुधारवादी दृष्टिकोण बताते हैं, और दंड का दृष्टांत अन्य व्यक्तियों के मन में भय उत्पन्न करना नहीं होता, जैसा कि निवर्तनवादी ने बतलाया है। अतः कहा जा सकता है कि प्रतिकारवादी सिद्धांत नैतिक चेतना की गहराई को स्पर्श करके उसे जागृत करता है, और नैतिक चेतना की जागृत होने पर ही अपराधी में पश्चाताप और भय उत्पन्न होता है। इसलिए प्रतिकारवादी सिद्धांत को समन्वयवादी दृष्टिकोण अपनाया है। थैंक यू। अगले की क्लास में मैं आपको इससे आगे की बातें बतलाऊंगी।